हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का क्लास 11th के प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में। आज इस सेशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे और सीखेंगे इसकी थ्योरी और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो, और कुछ सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। नीट और जेडबलई मेंस में इससे खूब क्वेश्चन जुड़ता है। साथ में जो जेडबलई एडवांस का पेपर बनता है उसमें रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आता है, इसीलिए सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग सब आज सीखने वाले हैं फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, हम लोग तो पहले वही चीजें समझ लें। जब हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी को, एक रिजिड बॉडी हम लोग लेते हैं और रिजिड बॉडी को जमीन से मतलब ग्राउंड से कुछ एंगल ऊपर की ओर फेंकते हैं तिरछे, तो वो एक विशेष प्रकार के रास्ते पर वो चलता है, एक स्पेशल पाथ कवर करता है इस तरीके से। और वो जो रास्ता होता है वो मैथमेटिकली हम लोग देखें तो वो पैराबोला होता है, परवलय। उस समय जब ये पार्टिकल, जब ये रिजिड बॉडी इस तरीके की मोशन कर रही होती है तो हम लोग इसी रिजिड बॉडी को प्रोजेक्टाइल नाम दे देते हैं। और इसकी ये जो मोशन है इस पाथ पे चलने की, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, हमें पहले से कुछ मान करके चलना पड़ेगा जब हम लोग ये स्टडी इसकी करेंगे। और वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें मान के चलनी पड़ेंगी ताकि हम आगे की स्टडी को थोड़ा और आसान बना पाएँ। तो वो कुछ अजम्पशंस हैं, आइए हम लोग ज़रा वो जान लेते हैं। पहली चीज़ यह है कि हम किसी भी बॉडी को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये मान के चलेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। हमारी रिजिड बॉडी पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो हम लोग सबसे पहली चीज जो हम लोग वो मान के चलते हैं वो होगा एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। दूसरा, हमारा प्रोजेक्टाइल जितनी हाइट तक जाएगा वो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर प्रोजेक्टाइल अगर हमारा चला गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल इतनी ऊंचाई तक जाता है जहाँ तक ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। तो दूसरा होगा तुम्हारा जी इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम दूसरा अजम्पशन है हमारा। और उसके बाद तीसरा अजम्पशन ये है कि वो प्रोजेक्टाइल जब वापस जमीन पर जाकर के गिरेगा तो वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, कहीं दूर जाकर के गिरेगा। जैसे कोई प्लेयर गेंद फेंकता है तो कुछ दूर जाके गिरती है, वो जो रेंज होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर हम अर्थ को हॉरिजॉन्टल नहीं मान पाएंगे। पता चला यहाँ से फेंका और अमेरिका में जाके गिरा तो ये प्रोजेक्टाइल में स्टडी से बाहर हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि फिर अर्थ जो होगी ना उसका कर्वेचर नेचर जो है ना वो हमें काउंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम मानेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड is very very less than radius of earth। ठीक,
अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में वो जो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी प्रोजेक्टाइल के द्वारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, वो बहुत छोटी होगी। ठीक है, ये 3 एजम्पशन हम लोग मान के चलेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल, जैसे मैंने बोला, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, देन दिस rigid body follows a special path या parabolic path, and that time this rigid body is known as the projectile and its motion is known as projectile motion। ओके, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। जब किसी गेंद को जमीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं हम लोग, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने किसी गेंद को फेंका, जैसे यहाँ पर हमने एक गेंद यहाँ पर ले ली, ये गेंद को हमने फेंका, वो तिरछा फेंकेंगे। ठीक है, हम लोग गेंद को तिरछा फेंकते हैं और इसको एक वेलोसिटी देते हैं, इसको एक वेलोसिटी देते हैं इस तरीके की, ऐसे वेलोसिटी देते हैं इसको। ठीक है, तिरछी वेलोसिटी देते हैं ऐसे करके, हाँ, इसको एक तिरछी वेलोसिटी ऐसे करके देते हैं। और ये जो तिरछी वेलोसिटी है ना, सपोज दैट ये वेलोसिटी है तुम्हारी, अरे ये वेलोसिटी है सपोज दैट यू, ये वेलोसिटी है यू। ठीक है, अब ये वेलोसिटी, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ये तिरछी वेलोसिटी है और ये किसी एंगल पर इसको फेंका जाता है इस तरीके से। तो ये गेंद धीरे धीरे इस रास्ते पर चलते हुए यहाँ पर पहुँचती है पीक पर। ठीक है, ये गेंद यहाँ भी आती है, ये गेंद यहाँ भी जाती है, ये गेंद यहाँ पर पहुँचती है पीक पर। उसके बाद में ये गेंद वापसी में यहाँ पर फिर आती है, उसके बाद में ये गेंद वापसी में फिर यहाँ पर आती है ऐसे करके, है ना। उसके बाद वापसी में ये गेंद फिर यहाँ पर आती है, उसके बाद वापसी में ये गेंद फिर यहाँ पर इस तरीके से आकर के गिरती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेंद कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करती रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब हमने गेंद को इस तरीके से फेंका था तो इसे एक वेलोसिटी दी थी मैंने इनिशियल u, वो हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन के साथ में थीटा डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर दी थी। अच्छा ठीक, अब ये वेलोसिटी हमने थीटा डिग्री के एंगल पर दी, तो ये बॉल एक साथ 2 डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी डायरेक्शन में कवर कर रही है और ऊपर भी उठती चली जा रही है, इसीलिए हम लोग जनरली इसे 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये वेलोसिटी चूंकि हॉरिजॉन्टली भी चल रही है ये बॉडी और वर्टिकली भी चल रही है, इसीलिए इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा तुम्हारा जिसे हम लोग लिखते हैं ux, ठीक है ना, हाँ ux, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक हो गया तुम्हारा uy, ये तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ux जो होगा, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ux जो होगा वो तुम्हारा u cos थीटा होता है। ठीक है ना, और जो तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये तुम्हारा u sin थीटा होता है। ठीक है ना, हाँ u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है, हाँ u sin थीटा, ये हो गया तुम्हारा। अब ये तुम्हारे 2 कंपोनेंट हैं और ये कॉन्टिन्यूसली चलते चले जाते हैं। जैसे जैसे ये गेंद ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इतना बड़ा एरो था अब वो छोटा हो चुका है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे गेंद वर्टिकली ऊपर हाइट कवर करती चली जाती है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी घटती चली जाती है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वो तुम्हारी 0 हो जाती है। मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद वो ऊपर की तरफ चलना बंद कर चुकी होती है, मगर जब ये चल रही होती है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ना वो सेम बनी रहती है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है इस तरीके से, वो पूरी यात्रा भर सेम रहेगी, वो पूरी यात्रा भर सेम रहती है यहां से लेकर के यहां तक। अब एक चीज और है, यहां पर जब इसी जमीन पर जब इसे ऊपर की ओर फेंका गया था तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर था u sin थीटा, यही डायरेक्शन पलट के वापस यहां पर उतना ही मिलता है यहां पर, मगर अंतर बस क्या होता है कि अब यहां पर माइनस लग चुका होता है। क्यों? क्योंकि अब ये डायरेक्शन पलट चुकी है। ठीक है, ऐसे ही जितनी इसकी वैल्यू यहां पर होगी, सेम हाइट पर उतनी ही वैल्यू इसकी यहां पर होगी, जितनी इसकी वैल्यू यहां पर वर्टिकल में होगी उतनी ही वैल्यू यहां पर इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। कहने का मतलब यह है कि जब प्रोजेक्टाइल जाते समय, मतलब ऊपर जाते समय और आते समय
जब वो सेम हाइट से गुजरेगा तो स्पीड उसकी दोनों जगह पर सेम होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां पर जाते समय ऊपर की तरफ है तो वहां पर वापसी में नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो वर्टिकल मोशन का की डायरेक्शन बदल जाती है, जाते समय ऊपर होती है, आते समय नीचे होती है। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है ना, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती, वो हॉरिजॉन्टली ही रहती है और वो शुरू से लेकर के अंत तक रहती है, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो हाइट होती है इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इस तरीके से हम लोग ये मतलब इसका मोशन को एनालाइज करते हैं। आगे की तरफ जरा देखते हैं, जैसे हमने यहां से इसको ऐसे करके फेंका था ना तिरछा, तो इसका जो u वेलोसिटी जो हम लोगों ने इसको दी थी और इसका जो u cos थीटा जो इसका कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ठीक है ना, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट था u sin थीटा, है ना, u sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको सही से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। चलिए ऐसे करके, हाँ देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये है u y और ये तुम्हारा है u sin थीटा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पर ये जो है ना, ये तुम्हारा u sin थीटा है, इसको हम लोग गायब कर देते हैं ऐसे करके और यहाँ पर लिख देते हैं u x और ये तुम्हारा हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके जो दो कंपोनेंट है इसका रिजल्टेंट यही होता है u। इसको एक्चुअली में हम लोग इसी तरीके से तोड़ते ही हैं, है ना। ये इसका तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि अलग अलग इसके कंपोनेंट्स में तोड़ने का तरीका ये होता है। इसी को हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं। थीटा के बगल वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है और थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तुम्हारा u y बराबर u sin थीटा था, u sin थीटा, है ना। और यहाँ पर जो ये वाला कंपोनेंट था ये था तुम्हारा u x और ये तुम्हारा था u cos थीटा, ठीक है ना। हाँ, u cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की दिशा में। तो हमारी मोशन स्टार्ट हो चुकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। चलिए अब देखते हैं जरा, ये जो मोशन होती है ना, अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जब हमने गेंद को तिरछा ऊपर की ओर फेंका था तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रही थी और हॉरिजॉन्टल भी, मतलब दोनों डायरेक्शंस में एक साथ ट्रेवल कर रही थी, ठीक है ना। वर्टिकल उसकी स्पीड हमें पता चल गई थी इनिशियल और फाइनल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद भी पता थी, जमीन पर वापस आई तो भी पता चल गई। तो यहां पर हम इसका जो एनालिसिस है इसकी मोशन का वो दो तरीके से करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस अलग करेंगे और वर्टिकल मोशन का एनालिसिस अलग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। दूसरी चीज कि ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करता है यहां से लेकर के, और ये यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। हाँ, ये वाली, इस डिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं रेंज। इसको नाम देते हैं हम लोग रेंज, ठीक है ना। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, रेंज। तो रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे करें, अगर हमें इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है, अगर हमें इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है ना, तो हम लोग लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, मगर थोड़ा रुक करके हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, इसको हम लोग थोड़ा रुक करके यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं फिर से हम लोग। तो हो हाँ, वर्टिकल मोशन एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल मोशन एनालिसिस, दो तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं जरा, ये पार्टिकल हमने यहाँ पर ऐसे करके फेंका था। मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैंने पार्टिकल को यहाँ से ऐसे करके फेंका है, ठीक है। तिरछा फेंका है u से, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, u sin थीटा वर्टिकल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर पहुंचा। तो जरा देखिएगा, अगर हम लोग इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम मतलब उसका एनालिसिस करें यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट का,
तो जरा देखिएगा, ये जो पार्टिकल है ना, ये इस रास्ते से ऐसे करके गया था, ये पार्टिकल इस रास्ते से ऐसे करके यहाँ तक इसने ट्रेवल करी, और ये हम लोग सिर्फ अभी वर्टिकल मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी सिर्फ इसकी वर्टिकल मोशन का एनालिसिस करेंगे, मानेंगे कि ये पार्टिकल आकर के यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यू वाई, वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर यू वाई नहीं, वी वाई कह सकते हो, यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके 0 हो गई। अब मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट जो है ना वो है तुम्हारी h, ठीक है, h इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो हमें मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे कवर करेंगे वो जरा देखते हैं। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से, मगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तुम्हारा नीचे की ओर लगता है हमेशा, ठीक है ना। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तुम्हारा इस तरीके से नीचे की ओर लगता है ऐसे करके, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगता है। तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। देखिए, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता है h है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो जरा बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ से जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो होगा तुम्हारा -g, ठीक है ना। हाँ, -g, और जो चली गई दूरी है वो है तुम्हारी h, ठीक है ना। हाँ, जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो तुम्हारी 0 है, ठीक है ना। हाँ, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है तुम्हारी u साइन थीटा, ठीक है ना। मुझे इनसे रिलेटेड एक इक्वेशन लिखनी है। हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे मोशन की? तो मोशन की हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, हम लोगों को पता है, और वो इक्वेशन है तुम्हारी v² बराबर u² माइनस 2gh, ठीक। तो यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये u का मतलब इनिशियल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू कैपिटल H। तो यहाँ से अगर हम लोग कैपिटल H की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो वो तुम्हारी हो जाती है कितनी, कैपिटल H की वैल्यू तुम्हारी हो जाती है u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2g, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो जरा ये हो जाता है तुम्हारा ऐसे करके ये, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का, मतलब मैक्सिमम इतनी हाइट पर ये जाएगा, ठीक है। अब जरा हम नीचे से मान लेते हैं कि यहां से सपोज दैट यहां से इसको t बराबर 0 से भेजा गया था, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये यहां से t बराबर t समय पर पहुंचता है, t बराबर t हाफ टाइम में पहुंचता है, t हाफ, t 1/2। तो ऐसे केस में हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे इसकी। वो हमारी इक्वेशन क्या होगी जरा देखिएगा, वो हमारी इक्वेशन होगी टाइम निकालने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे v फाइनल इज इक्वल टू u माइनस g इंटू टी हाफ, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से ये तुम्हारा 0 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u साइन थीटा माइनस g इंटू टी हाफ, ठीक है ना। तो ये यहाँ से तुम्हारा टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। तो अब जरा समझिएगा इसको ऐसे करके, ये होता है तुम्हारा u साइन थीटा अपॉन g। ये है जमीन से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय। दिस इज द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज द टाइम टेकन, हाँ, दिस इज द टाइम टेकन to reach maximum height, to reach maximum height, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया गया समय, तो ये तुम्हारा ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग यहां पर ऐसे करके ये लिख देते हैं। ये तो तुम्हारा ये हो गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया गया समय। मगर सोचिए जितना समय इसे यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है, ठीक है ना। हाँ, जितना समय इसे यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है, ठीक है,
उतना ही समय इसे यहाँ से ऊपर से नीचे तक आने में भी लगेगा, उतना ही समय इसे यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिया गया समय हो जाएगा यहाँ तक, वो हो जाएगा तुम्हारा दोगुना। ठीक है ना, t विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई t हाफ। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो t होता है ये वाला जो टोटल t होगा ये तुम्हारा कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरीके से जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल हवा में रहने का समय, हवा में रहने का समय विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। और यहां से जो t की वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है ना, हाँ, यहां से जो t की वैल्यू निकल करके आएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, t विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, ये है। आई होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। 2u साइन थीटा बाई जी। चलिए, अब हमारे पास में यहां से यहां तक का तो समय आ चुका है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट भी आ चुकी है, ये चीजें याद रखिएगा। यही देखो, वर्टिकल मोशन का जो एनालिसिस करना था वो इन्हीं दो चीजों के लिए करना था, टोटल उड़ने का समय क्या है और टोटल मतलब जो है ना मैक्सिमम हाइट इसकी क्या है। अच्छा, अब चलते हैं जरा हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं जरा कि वो तुम्हारा क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस क्या कहता है। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल मोशन के एनालिसिस में। एक चीज और है, वर्टिकल मोशन के एनालिसिस में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेम हाइट पर इसकी वेलोसिटी सेम होती है, मतलब स्पीड सेम होती है। यहां पर अगर देखोगे यहां पर भी सेम होगी, तो इस वाले स्लाइड में हम लोग वो चीजों को मेंशन कर देंगे। अब आते हैं जरा हॉरिजॉन्टल मोशन के एनालिसिस में। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी और वो ये थी कि जो तुम्हारा u हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, हाँ, ux, तो वो तुम्हारा है तुम्हारा u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, और जो रेंज है, रेंज, तो यहां से जो रेंज कैलकुलेट करके आती है हमारे पास में वो क्या आती है समझिएगा। तो रेंज अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें, रेंज, पहली चीज तो रेंज है क्या, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो ये तुम्हारी कहलाती है रेंज। हाँ, चलिए, कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाँ, सो दिस इज नोन एज द रेंज। अच्छा, इसको कवर करने में जो लिया गया समय है वो तुम्हारा कितना होता है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, और वो तुम्हारी वैल्यू होती है t इज इक्वल टू कैपिटल T, दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना, चलिए, तो यहां से हम लोग अब देखते हैं जरा, तो तुम्हारा रेंज जो होगी ना, रेंज, इसको हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे, रेंज विल बी इक्वल टू u cos थीटा इनटू, और ये तुम्हारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, हाँ, तो यहां से अगर हम लोग r की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहां से r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है, r इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना, हाँ, r इक्वल टू u साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप यहां पर एक चीज समझिएगा
आर जो फंक्शन है ना, आर यहां पर आर जो फंक्शन है वो तुम्हारा फंक्शन है साइन 2 थीटा का। आर जो फंक्शन है ना वो तुम्हारा साइन 2 थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना। ये देख रहे होंगे ये चीज। इसका मतलब है कि हमको साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा के ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, चलिए पहले हम तो ये देखते हैं। तो यहां से लिखेंगे आर इज मैक्सिमम। आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी तब तुम्हारा आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम कब होती है, 45 डिग्री पर, ठीक है ना। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, ये चीज हमें कंफर्म हो गई। तो यहां से हम लोग ये चीज नोट कर लेंगे कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। हाँ, लिखे देते हैं रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 डिग्री पर जो रेंज होती है वो तुम्हारी मैक्सिमम होती है। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप एक बात यहां पर और देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, और वो ये देखिएगा, अगर मान लेते हैं हम लोग रेंज के फॉर्मूला में, है ना, तो जो फॉर्मूला है रेंज वाला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस थीटा को 90 माइनस थीटा में, थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें अगर हम लोग, ठीक है, तब उस केस में देखिएगा कितना होता है। तो मान लेते हैं कि जो रेंज है वो आर डैश हो गई, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर बाई जी, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे साइन, ठीक है ना, हाँ, और मझला ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, हाँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा दो जरा, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, और ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब साइन थीटा। तो यहां से तुम्हारा फिर वही फॉर्मूला आ जाता है, आर डैश बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब कम से कम 2 थीटा ऐसे पॉसिबल हैं किसी प्रोजेक्टाइल के लिए, किसी गिवन वेलोसिटी के लिए, जब उसकी रेंज सेम होगी। एक तो थीटा होगा और दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 पॉसिबल प्रोजेक्शन एंगल्स, है ना। मैं लिख देता हूं इस तरीके से, देयर आर 2 possible projection angles there are 2 possible projection angles there are 2 possible projection angles for which range is same, for which range is same, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा।
और आंसर क्या होगा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारे ये मतलब वो होते हैं एंगल्स, प्रोजेक्शन एंगल्स। एक थीटा होता है, एक 90 माइनस थीटा होता है। मतलब अगर एक 15 डिग्री है तो दूसरा तुम्हारा एक 15 डिग्री है तो दूसरा तुम्हारा कितना होगा, 75 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आप देख करके धड़ाम से आंसर टिक करना होता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगना होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमको एक चीज यहां से ये पता चल गई। अब आप जरा देखिएगा यहां से हॉरिजॉन्टल मोशन के एनालिसिस में। चलिए, ये डायग्राम बना है, मैं आप लोगों को ये सारी चीज पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा कि साइन वाला तुम्हारा ग्राफ कैसे बनता है, उससे कुछ नई चीजें कैसे पता करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अरे हाँ चलिए देखिएगा, सपोज दैट ये तुम्हारा सपोज दैट हम लोग अगर बात करें साइन थीटा के ग्राफ की। ठीक है, साइन थीटा के ग्राफ की अगर हम लोग बात करें ऐसे करके, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अरे ये तुम्हारा बन गया ऐसे करके, हाँ ये तुम्हारा इस तरीके से ग्राफ जो है ना, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया साइन थीटा का। ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, और उसके बाद में ऐसे कर लेते हैं, यहां से ऐसे दिखा देते हैं। हाँ, तो ये तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, इसके बीचों बीच से यहां से हम लोग यूं करके एंगल दिखाएंगे यहां से ऐसे। ठीक है, देखिएगा ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 0 डिग्री का। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो है तुम्हारा 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला जो एंगल है तुम्हारा ये है 180 डिग्री का। ठीक, ये वाला जो एंगल है वो है तुम्हारा 270 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है वो है तुम्हारा 360 डिग्री का। हमारा प्रोजेक्टाइल 0 से 90 अंश के बीच में ही होता है, इसीलिए हमारे लिए कायदे में इतने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ हमारा इतने से काम चल जाएगा ऐसे करके। अब आप समझिए, खूब आराम से इतने से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि हमें 90 डिग्री के अंदर ही रहना है। ठीक है, ये जो तुम्हारा ग्राफ है, ये तुम्हारा ग्राफ है साइन थीटा का। ठीक है ना, हाँ साइन थीटा का, साइन थीटा का। ठीक, हाँ ये तुम्हारा ग्राफ है साइन थीटा का। अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो है तुम्हारा थीटा। अब आप सोचिए कि अगर हमसे कोई कह दे कि अगर कोई हमसे कह दे कि सर साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, तो साइन 2 थीटा का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। साइन 2 थीटा का देखिए, जब यहां पर तुम्हारा जो फंक्शन था थीटा का, ठीक है ना, एफ थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां पर इसका जो पीरियड था, पीरियड वो तुम्हारा टी था। इसका पीरियड का मतलब कितने समय के बाद में ये अपना ग्राफ रिपीट कर रहा था, तो वो तुम्हारा था 2 पाई। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारा जो फंक्शन बन गया है वो तुम्हारा बन गया है 2 थीटा का। ठीक है ना, तो वो तुम्हारा एफ थीटा, हाँ थीटा है, मगर तो अब हमें ग्राफ बनाना है किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाएंगे, तो जब साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर जो पीरियड होगा, इसका पीरियड वो तुम्हारा इसके जितने भी मल्टीपल में थीटा में होता है, तो वो तुम्हारा हो जा उतने ही इसके डिवाइड हो जाता है। इसका पीरियड हो जाएगा t/2, तो t/2, टी मतलब तुम्हारा हो गया कितना, 2 पाई। ये तुम्हारा टी था, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 पाई/2, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, सिर्फ पाई। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारा इसका सही जवाब हो जाता है ऐसे करके। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 डिग्री और ये तुम्हारा 180 डिग्री, ये पाई। इसका मतलब इतने में ही, अरे क्या हुआ,
हाँ चलिए, इतने में ही हम लोगों को दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे, मतलब ऊपर और नीचे का दोनों का, ठीक है ना। तो 90 डिग्री में ही ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से बनाए, इस तरीके से ऐसे करके, तो 90 डिग्री में ही इसका हमें यहां तक ये चीज कवर हो जाएगी। और इसकी जो 45 डिग्री वाली जो लाइन बनेगी यहां पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी यहां पर मिलेगी, क्योंकि ये तुम्हारा sin 2 थीटा का ग्राफ है। ये तुम्हारा sin 2 थीटा का ग्राफ है, मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी मिलेगी कहां पर, इसकी मैक्सिमम हाइट तुम्हारी मिलेगी यहां पर। और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा हो जाएगा 45 डिग्री का इस तरीके से, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 डिग्री है ही है यहाँ पर, बस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये दिखा देते हैं। तो हमारा sin 2 थीटा का तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से बनता है ये, ठीक है ना। हाँ, sin 2 थीटा का। अब आप एक चीज देखिएगा, जो रेंज थी ना, रेंज वाला जो फंक्शन था तुम्हारा, रेंज, ठीक है। तो रेंज वाला जो फंक्शन था वो था तुम्हारा u स्क्वायर बाई जी sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो तुम्हारा ये होगा। और ये जो होगी ना, ये इसकी पीक वैल्यू होगी तुम्हारी, ये इसकी पीक वैल्यू होगी। और ये इसकी वैल्यू यहां पर दिखाई देगी u स्क्वायर बाई जी, ये इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, ये इसकी पीक वैल्यू हो गई u स्क्वायर बाई जी। चलिए, तो ये हो गया इसका पीक वैल्यू u स्क्वायर बाई जी यहां पर। अच्छा, 45 डिग्री पर हमें रेंज मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। यही चीज हमने आपसे बोला था, रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पर मिलेगी। तो यहां पर अगर मैं निकालूं कि रेंज एट 45 डिग्री, तो ये तुम्हारे हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना। यही तुम्हारी रेंज मैक्सिमम होती है, आर मैक्सिमम, ठीक है। ये तुम्हारी आर मैक्सिमम होती है, हाँ ठीक है, ये तुम्हारी आर मैक्सिमम होती है, ठीक। चलिए, तो ये हमारी क्लियर हो गई। अब आप एक चीज सोचिएगा, एक चीज समझिएगा जरा, 45 डिग्री के नजदीक मान लेते हैं हमने कि 45 डिग्री के नजदीक अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, 45 डिग्री के नजदीक हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं इस तरीके से, कोई भी एंगल अगर हम लोग ले लेते हैं, उस एंगल पर जो भी वैल्यू आएगी निकल करके तुम्हारी, जो भी तुम्हारी वैल्यू निकल करके आएगी रेंज की, तो वो तुम्हारी दोनों की वैल्यू सेम होगी। ना मानो तो देख लो ऐसे करके, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि जो तुम्हारी रेंज की जो वैल्यू निकल करके आई, इसको मैं थोड़ा सा इधर ऐसे लिख देता हूं, AR u स्क्वायर बाई जी। चलिए, यहां पर मैं लिख देता हूं r डैश, ठीक है। और ये तुम्हारा लिख देते हैं θ1 और ये लिख देते हैं θ2। तो यहां पर θ1 और θ2 पर तुम्हारी जो रेंज है वो तुम्हारी सेम है कि नहीं। θ1 और θ2 पर रेंज बिल्कुल सेम आ रही है। इसका मतलब ये हो गया है, यहां से यहां तक जो है ना एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस θ1। तो ये तुम्हारा रिलेशन निकल करके आता है। तो इसीलिए हम लोग यहां से भी ये ग्राफ देख सकते हैं। दूसरी चीज, यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे जरा ध्यान से, कि 45 डिग्री के नजदीक जाओगे, जितना 45 डिग्री के नजदीक जाओगे रेंज की वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे मतलब 90 डिग्री से कम एंगल हो या 45 डिग्री से कम एंगल हो, दो एंगल तुम्हारे ऐसे पॉसिबल हैं जिन पर रेंज तुम्हारी सेम है, मगर जो भी एंगल 45 डिग्री के नजदीक होगा उस पर रेंज ज्यादा होगी। जैसे समझिएगा इस क्वेश्चन को, मान लेते हैं जैसे एक एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 15 डिग्री, एक तुम्हारा दिया हुआ है 23 डिग्री, एक तुम्हारा दिया हुआ है 63 डिग्री, एक तुम्हारा दिया हुआ है सपोज दैट 72 डिग्री। ये चार एंगल तुम्हारे दिए हैं प्रोजेक्शन एंगल। पूछ रहा है कि किस पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम के लिए देखो 45 डिग्री से नजदीक कौन है, सबसे नजदीक कौन है। तो 45 से 15 चले गए, कितने बचे, 30। इसका मतलब 30 डिग्री का अंतर है। इसमें 22 डिग्री का अंतर है। और इसमें कितने डिग्री का है, 45 और 18, 45 और 8 53 और 10, ये 18 डिग्री का अंतर है। और इसमें तुम्हारा कितना है, 45 और ये 7 17 डिग्री का अंतर है। नहीं 17 27 डिग्री का अंतर है तुम्हारा। तो सबसे कम अंतर तुम्हारा आ रहा है 63 पर। तो रेंज सबसे ज्यादा 63 पर होगी। उससे कम रेंज तुम्हारी किस पर होगी, इससे पर, क्योंकि सेकंड नंबर पे नजदीक कौन है, 23 डिग्री। उसके बाद में कौन आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है। तीसरे नंबर पर सबसे अधिक रेंज ये होगी। सबसे लास्ट में सबसे छोटी जो रेंज होगी 15 डिग्री पर मिलेगी हमें।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां से एक चीज देखते हैं, तो जो भी एंगल, इफ द प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा देन द वैल्यू ऑफ 45 माइनस थीटा, जितनी छोटी होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ 45 माइनस थीटा, हायर विल बी द रेंज। ओके, यहां पर मैं ये चीज लिख देता हूं नोट में, नोट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ smaller the value of 45 minus theta, greater will be the range of projectile। ठीक, ये चीज आप लोगों को देखनी है। 45 डिग्री से सबसे 45 डिग्री माइनस थीटा की सबसे वैल्यू जिसकी भी सबसे ज्यादा कम होगी, उस पर रेंज तुम्हें सबसे ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है ना, ये नोट आप ये ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चुटकियों में खत्म कर देगा, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चुटकियों में खत्म कर देगा। ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब एकदम मेरा अपना खुद का निकाला हुआ ये है, ये तुम्हें जनरली बुक्स में नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये जो जिस पाथ को ये फॉलो करता है उस पाथ की इक्वेशन क्या है। चलिए हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो पार्टिकल है हमारा, जो हमने पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका था, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्टाइल था जो हमने ऊपर की ओर फेंका था, तो उसकी ऊपर की ओर जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो तुम्हारी कितनी थी, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी तुम्हारी अरे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी तुम्हारी u बाई दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है ना, हाँ u साइन थीटा। ठीक है ना, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी तुम्हारी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो थी तुम्हारी u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है ना, हाँ u cos थीटा। तो ये थी तुम्हारी। अच्छा, हमको जो रिलेशन निकालना है तो वो y एक्सिस में, मतलब y एक्सिस में इस तरफ, और तुम्हारा x एक्सिस में इस तरफ। अरे ये तुम्हारा x एक्सिस में, तो हमको इक्वेशन एक्चुअली में x और y वाले टर्म्स में चाहिए। ठीक है ना, हाँ हमको इक्वेशन चाहिए x और y के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक चीज जान रहे थे कि ये पार्टिकल जो था ना, ये मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में यहाँ पर जीरो वेलोसिटी इसकी हो जाती थी। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसकी जो हाइट जो ये कवर कर रहा है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, मतलब हाइट के टर्म्स में, है ना। और हम लोग एक इक्वेशन यहां पर भी जान रहे हैं कि जो टोटल टाइम इसको जो लगा है कवर करने में, टोटल टाइम दिस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, वो है तुम्हारा रेंज। अच्छा हाँ, रेंज। अगर हमसे रेंज की बात करें, क्योंकि हम लोग यहां से x की बात कर रहे हैं, तो जो x बराबर है तुम्हारा, वो तुम्हारा कितना है, वो है तुम्हारा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। दिस इज द टाइम, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तुम्हारा t हो गया, कैपिटल T। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको रखेंगे y इक्वल टू, इसमें हम लोग कैपिटल T की वैल्यू रख देते हैं। पूरी यात्रा में हम लोग कैपिटल T लिखा है, तो कैपिटल T ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं। अब u की जगह पर, u तुम्हारा ऊपर वाला वर्टिकल, ये है तुम्हारा u साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे u साइन थीटा। ठीक है, u साइन थीटा हमने लिख लिया। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर t। अब ये जो t है ना, t की जगह पर लिखेंगे x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अच्छा माइनस 1/2 और g और इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू तो हमने लिख दी फिर से, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से जो तुम्हारा इक्वेशन बनेगी, तो वो तुम्हारी बनेगी y इक्वल टू u, यहां से u, ये वाला u और ये वाला u तुम्हारे दोनों कैंसिल हो गए,
तो यहां से ये तुम्हारा हो जाएगा x अपॉन एक्स टेन थीटा, ठीक है ना, x टेन थीटा माइनस 1/2 g, और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो जाता है जाकर के। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे की दिशा में, और आगे की दिशा ये है कि आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म किया जाए। इसकी जो थ्योरी वाले जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को आगे भी कवर करवा दूंगा, आगे और सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल अभी इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलेंगे अगले सेक्शन में और नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको बढ़िया से नोट्स वगैरह आप बनाते रहिए, और जहाँ भी कभी कोई कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं, है ना, और ऐसा कुछ इसमें बचा नहीं अब, क्योंकि लगभग मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पहली बार आ रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।